अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ राज़ आँखें तेरी पार्ट 26। जबकि उरूब फटी फटी आंखों से उस लड़की को देख रही थी जिसके जिस्म ज़ख्मों से चूर था। चेहरे पर नीलो और तशद्दुद के निशान वाज़ेह थे। दाएं आँख सूजकर चेहरे का अलग ही हिस्सा लग रही थी। होंठ फटे हुए थे जिनसे खून रस रहा था। जिस्म पर मौजूद लिबास फटा हुआ था और जहाँ जहाँ से जिस्म आया हो रहा था ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने गोश्त के टुकड़े को नोच लिया हो। गर्दन और चेहरे पर दांतों के निशान देख रूप का दिल तड़प उठा। जबकि लड़की की बाईं आंख से बहते आंसू उसकी कनपट्टी में ही जज्ब हो रहे थे। लड़की ने जख्मी मुस्कुराहट सजाकर उरूब की जानिब देखा तो उरूब को अपना सांस सीने में अटकता हुआ महसूस हुआ। ऐसी हालत वो किसी लड़की की पहली बार तो नहीं देख रही थी। अपनी फील्ड में वो लड़कियों की इससे भी बदतर हालत देख चुकी थी, मगर इस बार न जाने क्यों दिल कर्रा उठा था। आगे बढ़कर लड़की के आंसू अपने कपकपाते हाथों से साफ किए। तभी लड़की ने बोलने की कोशिश की तो मुंह से बहते खून गर्दन में जज्ब होने लगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, उरूब ने नम लहजे में कहा। मगर लड़की के गले से अजीब आवाज़ें निकली तो उरूब ने उसकी बात समझने की खातिर कान उसके होठों के करीब किया। मुझे मुझे मार दो। लड़की के मुंह से अदा होने वाले अल्फाज सुन उरूब का जिस्म पल के लिए साकित हो गया। जबकि दूसरी जानिब ये सब देखते मुदस्सिम चौधरी ने सख्ती से अपने जबड़े भींचे। एजेंट ग्रे बी रेडी। कमरे से बाहर एहतियात से निकलकर किचन या लाउंज में फ्रूट बास्केट से छुरी उठाए और फार्म हाउस की तलाशी लेकर बेसमेंट तक पहुंचे। या तो रास्ता यहाँ के मास्टर रूम में होगा या कोई और रास्ता होगा। जो रास्ते में आए उसे गिराती जाए और उनके हथियारों से अपनी हिफाजत करने की कोशिश करे, वरना दूसरा ऑप्शन ये है कि सिर्फ बेसमेंट में जाकर हमारा इंतज़ार करें। ड्रैगो की आवाज़ सुनकर उरूब ने यस्सर कहकर एक नज़र उस लड़की को देखा और जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खोलकर उरूब ने इर्द गिर्द देखा तो कमरे के बाहर एक छोटी सी राहदारी थी जो दाएं और बाएं जानिब जाती थी। दाएं जानिब देखा तो सिर्फ खूब अंधेरा ही था, जबकि बाएं जानिब नज़र लाउंज में पड़े सोफ़ों पर गई, जिसे देख उरूब जल्दी से बाएं जानिब बढ़ी। बाहर आई तो लाउंज में किसी को भी ना पाकर ओपन किचन में जाकर वहां से छुरी उठाकर अपनी शर्ट में छुपा ली और जल्दी से कदम राहदारी की जानिब बढ़ाए। वापस आकर अंधेरी जगह की जानिब कदम बढ़ाए। वहां दाखिल होकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, मगर वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। हाथों से टटोल कर लाइट ऑन की तो नजरें एक खस्ता हाल कमरे से टकराई जिसकी दीवारों का रंग बिल्कुल ख़राब हो चुका था। कमरे के बीचों बीच सीमेंट का ढेर पड़ा हुआ था, जबकि एक साइड मुख्तलिफ किस्म के रंग पड़े हुए थे। रूम ने इर्द गिर्द दीवारों को टटोलकर रास्ता तलाश करना चाहा तो एक दीवार पर नॉक करते हुए चौंकी, क्योंकि उस दीवार से आती आवाज़ दूसरी दीवारों से मुख्तलिफ थी। इर्द गिर्द दीवारों को छू कर धक्का लगाकर उसे हटाने की कोशिश की तो बिला आखिर दीवार के निचले हिस्से पर नॉक करने पर जब आवाज़ ज़्यादा महसूस हुई तो उसी जगह ठोकर रसीद की तो वो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो इस वक्त फार्म हाउस की बैक साइड पर खड़े थे। ड्रैगो चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाए, ब्लैक ही फुल यूनिफॉर्म पहने खड़ा लैपटॉप पर नजर आते फार्म हाउस के अंदरूनी नक्शे को देख रहा था। अपनी टीम को सब कुछ समझाकर अपनी जानिब आते ईमान शाह को देख लैपटॉप बंद करके बैग में रखा। ड्रैगो की टीम के सिर्फ चंद लोग थे, क्योंकि ड्रैगो का कहना था कि अगर इस मिशन के दरमियान उसे कुछ हो जाता है तो उसकी टीम के बाकी लोग इस मिशन को जारी रखेंगे। जबकि बाकी टीम में आर्मी ऑफिसर्स थे, जिसमें से 3 कैप्टन, 2 मेजर और 2 ही लेफ्टिनेंट शामिल थे। ड्रैगो ने अपनी टीम का एक बंदा अपने साथ और 2 वाइल्ड वॉल्फ की टीम में दिया। 2 कैप्टन, 1 मेजर और 1 ही लेफ्टिनेंट वाइल्ड वॉल्फ के साथ था, जबकि 1 कैप्टन, 1 मेजर और 1 ही लेफ्टिनेंट ड्रैगो के साथ था। हम फ्रंट साइड से अटैक करेंगे, जबकि वाइल्ड वॉल्फ और उसके साथी बैक साइड से अटैक करेंगे। ड्रैगो के कहने पर उन सब ने समझने के अंदाज में सर इस बात में हिलाया तो ड्रैगो ने एक नज़र उन सब पर डाली और सब एक दायरे की शक्ल में खड़े हुए तो ड्रैगो की आवाज़ गूंजी। हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है।
इस फार्म हाउस में सिर्फ वो इंसान नुमा दरिंदे ही नहीं, हमारी बहन बेटियां, हमारे मुल्क कौम की इज्जतें भी मौजूद हैं, जिन्हें बाहिफाजत बाहर लाना हमारा सबसे अहम मकसद है। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला करना है। जिस रास्ते पर हम चल निकले हैं वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। मौत को देखकर डरना नहीं, बल्कि मौत की आंखों में आंखें डालकर अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन दुश्मन का नामो निशान ख़त्म करने की कोशिश करनी है। हमारे पास वापसी का रास्ता नहीं, मगर सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। दुश्मन को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल करना, या इस मुल्क के नाम पर शहीद होकर शहादत का एजाज़ हासिल करके दुनिया व आखिरत की कामयाबी हासिल करना। तो क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? ड्रैगो की पुरजोश आवाज़ पर वहाँ मौजूद सबने बुलंद आवाज़ में यस सर कहा। नारे तकबीर। ड्रैगो की पुरजोश आवाज़ में लगाए गए नारे पर सब ने एक ज़बान जवाब दिया, अल्लाह अकबर, और कदम अपनी अपनी मुकर्रर करदा सिमतों की जानिब बढ़ा दिए। ड्रैगो अपनी टीम के साथ आगे बढ़ा तो गेट पर खड़े गार्ड्स उन्हें देखकर अलर्ट हो गए, मगर इससे पहले ही ड्रैगो उसकी टीम उन पर वार करती उन्हें जहन्नम रसीद करती आगे बढ़ने लगी। इस दौरान ड्रैगो और उसकी टीम के कुछ लोग भी जख्मी हुए, मगर वो अपने जख्मों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते जा रहे थे। वाइल्ड वुल्फ बैक साइड से अंदर दाखिल हुआ तो टीम को पीछे रुकने का इशारा करता दबे कदमों से आगे बढ़ने लगा। जो भी शख्स सामने नजर आता उसी खामोशी से मौत की नींद सुलाकर घसीट कर पीछे ले आता। उसका मकसद ये था कि उन्हें लगे कि हमला सिर्फ सामने से हुआ है। उरूब दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुई, अंदर का मंजर देख कर लरज उठी। अंदर का मंजर देख उरूब को अंदाज़ा हुआ कि क़यामत क्यों कर ज़रूरी है, क्यों कर खुदा इन लोगों पर अजाब नाजिल करता है, और वाकई ही ये दरिंदे अजाब के ही मुस्तहिक है। कमरे नुमा हॉल में लकड़ी की बड़ी बड़ी 3 टेबल्स पड़ी थी, जिन पर और बाकी ज़मीन पर तकरीबन ही हर उम्र की बच्ची, लड़की और औरत मौजूद थी। फटे पुराने लिबासों में ज़ख्मों से चूर वो तड़प रही थी। उनकी दबी दबी सिसकियाँ और चीखें सुन उरूब को अपने कान के पर्दे फटते महसूस हो रहे थे। एक पल के लिए तो सारे हवास ही मफलूज हो गए थे। शलहोते दिमाग के साथ वो इर्द गिर्द देख रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसकी जानिब बढ़े। ना हथियार था कि उनकी हिफाजत कर सके, ना कोई चादर थी कि उनके जिस्मों को ढांप सके। नजरें इर्द गिर्द घूमती 8-9 साल की बच्ची पर जाकर ठहरी तो उरूब को अपना कलेजा मुंह को आता महसूस हुआ। तड़प कर उस बच्ची की जानिब बढ़ी और उसे अपने सीने में भींच लिया। दिमाग काम करना छोड़ चुका था। कुछ याद नहीं था कि उसे क्या करना था, क्यों थी यहाँ मौजूद। बस जो दिख रहा था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। उरूब को अपना दिल फटता हुआ महसूस हो रहा था। या अल्लाह, रहम कर इन मासूमों पर, तू तो बड़ा रहम करने वाला पाक रब है। मैं तेरी गुनहगार और नाशुक्री बंदी, मुझे माफ़ कर दे। मुझे इतना हौसला दे कि उन दरिंदों को ना सिर्फ ख़त्म कर सकूं, बल्कि इन मासूमों को बखैर और आफियत यहाँ से निकाल सकूं। उन्हें किसी और आजमाइश में ना डालना मेरे रब। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं, मगर इन्हें इस हालत में मेरा दिल देख कर फट रहा है। तू न जाने उनके माँ बाप के दिलों पर क्या बीत रही होगी। नम लहजे में सरगोशी से भी कम आवाज़ में दुआ करके उस बच्ची के चेहरे को अपने रूबरू किया। इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो वहाँ पानी नाम की कोई चीज़ नज़र न आई, जबकि बच्चियों के पाँव और हाथों को रस्सियों से जकड़ा हुआ था। कुछ तो नीम बेहोशी में रो रही थी और कुछ होश और खुरू से बेगाना लेटी हुई थी, जिन्हें देख रूप ने सख्ती से अपने लब भींच लिए। चलो फिर ब्लूटूथ के ज़रिए ड्रैगो और वाइल्ड वुल्फ से रब्ता करने की कोशिश की, जो कि नहीं हो रहा था। रूब ने उठकर बाहर जाने का सोचा, मगर बेसमेंट के दूसरे दरवाजे के बाहर कदमों की चाप सुनकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। छुपने की कोई ख़ास जगह तो नहीं थी, मगर फिर भी आगे बढ़कर टेबल के पीछे हो गई। भागो यहाँ से, बाहर आर्मी वालों ने अटैक कर दिया है और वो लड़की भी कमरे में मौजूद नहीं। SHO जो टेबल पर पड़े गिलासों में शराब उंडेल रहा था, अपने आदमी की आवाज़ पर एक झटके में ही अपनी जगह से उठा, जबकि उसके साथ ही उसके गुंडे नुमा साथी और ASP और इंस्पेक्टर भी खड़ा हो गया। वो किसी एजेंसी की बंदी निकली, बकवास की भी थी कि थोड़ा सब्र रखो, अच्छे से मालूमात निकलवा लो। अभी कल वो छोकरा कत्ल करके जेल से निकला था, मगर मेरी यहाँ साला सुनता कौन है। मज़े लेने थे, ले लो मज़े। तस्वीर देखकर पागल हुए पड़े थे।
लगा गई वाट हमारी। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? अपने आदमियों को फ़ोन करो कि जल्दी पहुँचे और तब तक बेसमेंट में चलो। जो मरता है बाहर मरने दो। बेसमेंट का दरवाज़ा अंदर से एक बार लॉक हो जाए तो बाहर से खुलना नामुमकिन है। अब चलो जल्दी वहाँ। एक बार वो लड़की मेरे हाथ आ जाए, चमड़ी उधेड़ दूंगा उसकी। एएसपी दहाड़ा तो बाकी सब भी गुस्से से एक दूसरे को देख कर रह गए। एएसपी के आगे बढ़ने पर वो सब भी बेसमेंट की जानिब बढ़े। दरवाज़ा खुलने से पहले उरूब दरवाजे की ओट में हो गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सबसे पहले एसएचओ दाखिल हुआ, जिस पर उरूब ने वार करके उसे अपने शिकंजे में लेकर छुरी उसकी शहरक पर रख दी, जिसे देख बाकी सब चौंक गए। हथियार फेंको सबके सब और हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। उरूब के दहाड़ने पर उन सब ने दांत कचकचाकर उसे देखा। उरूब को बस ये डर था कि कहीं वो उन मासूमों को निशाना ना बनाए, और अगले ही लम्हे वही हुआ जिसका उरूब को डर था, और बेसमेंट में चीखो पुकार गूंज उठी जब एएसपी ने अपनी गन से सामने पड़ी लड़की के जिस्म को गोलियों से छलनी कर डाला, जिसे देख उरूब का पूरा वजूद कपकपा उठा। अब तो साली ये छुरी हटाएगी या मैं इन बाकियों को भी ऊपर भेजूं। एएसपी की बात सुनकर उरूब ने छुरी नीचे कर दी, मगर वो जानती थी मार तो वो उसे देगी ही, मगर अगर मुकाबला ना किया तो जान के साथ इज्जत भी जाएगी, जो उरूब ईमान शाह को मंजूर नहीं था। वो ईमान शाह की इज्जत थी। ईमान शाह की अमानत की हिफाजत करने के लिए उरूब शाह किसी भी हद से गुजर सकती थी। इसीलिए एसएचओ को सामने खड़े लोगों पर धक्का दिया और एक ही जुस्त में आगे बढ़कर एक आदमी पर वार करके उसके हाथ से गन छीनी बिना उन्हें समझने का मौका दिए इंस्पेक्टर और उसके साथ खड़े दो गुंडों को सेकंड में जहन्नम वासिल कर दिया। उरूब एएसपी का निशाना लेती, मगर इससे पहले ही गन की गोलियां खत्म हो गई। अभी उरूब कुछ और करती, एएसपी की गन से निकलती दो गोलियां उरूब के पेट से आर पार हुई। हाथ में थामी गन जमीन बोस हो गई। अभी लड़खड़ा कर गिरती कि एएसपी अपने घरे हुए बंदे की लाश से गुजरता। गुस्से से बल खाता आगे बढ़ा। ए साली, मर नहीं सकती तू। तेरी इस चाल का हिसाब लेना है मैंने, सूद समेत। आंखें बंद नहीं करनी तूने। एक बार उन लोगों को जाने दे, फिर तेरी चमड़ी उधेड़ता हूँ। उरूब को गिरने से पहले बालों से पकड़कर अपने सामने खड़ा करके अपनी टांग को पीछे को फोल्ड करके घुटना उरूब की गोलियां लगे जख्म पर मारा, तो बेसमेंट में छाए मौत से सुकूत में उरूब की दिलदोज चीखें गूंज उठी। उरूब को ज़मीन पर फेंक कर उसके चेहरे और पेट पर ठोकरों की बारिश की, तो उरूब की चीखें उस जुल्म पर हलक में ही दम तोड़ गई। दरवाजे का लॉक दरवाजे लॉक कर दो। इनके आने का इंतज़ार कर रहे हो क्या? एएसपी के दहाड़ने पर उसके साथी हड़बड़ाकर आगे बढ़े, जबकि उरूब के मुंह से बहता खून फर्श पर गिरने लगा। पेट से भल-भल बहता खून ज़मीन को अपने रंग में रंगता चला गया। बंद होती आंखों, रुकती सांसों और धड़कनों के दरमियान दिल और रूह ने तड़प कर एक आखिरी बार, मरने से पहले आखिरी बार ईमान शाह को शिद्दत से देखने की ख्वाहिश की थी। वो ईमान शाह जो उरूब शाह की रूह में बसता था, वो ईमान शाह जिसकी मोहब्बत उरूब की शहरक में बस चुकी थी, वो ईमान शाह जिसके साथ उरूब शाह ने इश्क की मंजिलों को तय करना था, वो ईमान शाह जो उरूब शाह पर मरता था, वो ईमान शाह जो उरूब को देख कर ही तो जीता था, वो ईमान शाह जो अपनी हर तकलीफ़ को नज़रअंदाज करके उरूब शाह को खुद में छुपा लेता था। और आज उरूब शाह का दिल चीख चीख कर उसे पुकार रहा था। आज उसका पूर तकलीफ़ में था और वो चाहती थी एक आखिरी बार ईमान शाह उसे अपनी आगोश में छुपा ले। वो ईमान शाह जो उरूब का हमराज था, उरूब शाह का मान और गुरूर था, जिसकी हर गर्ज से पाक मोहब्बत उरूब शाह को मोतबर करती थी, जो अपनी बेपनाह मोहब्बतों का ताज उरूब शाह के सर पर सजा चुका था। आज उरूब अपने ईमान को देखना चाहती थी, एक आखिरी बार। जिस ईमान शाह के दिल पर हुक्मरानी करती थी, उसी के सीने पर सर रख कर मरना चाहती थी। मेरा बच्चा मान। एक हिचकी आई तो वो दर्द भरे अल्फाज के साथ मुंह से भलभल खून बहने लगा। आंखों में तड़प लिए नज़र दरवाजे पर टिकी हुई थी। ड्रैगो लॉन और रास्ते में आते बंदों को गिराता आगे बढ़ रहा था। वाइल्ड वुल्फ को अंदर जाते देख ड्रैगो ने छत का रुख किया, क्योंकि बाहर उनके और बंदे भी आ चुके थे। वाइल्ड वुल्फ और उसकी टीम जैसे ही लाउंज में आई, वहाँ कोई नहीं था। कमरों की तलाशी लेते जैसे ही वाइल्ड वुल्फ एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने लगा, मगर वहाँ पड़ी लड़की को देख अपनी टीम को हाथ के इशारे से बाहर ही रोका। पलटकर साथ वाले कमरे में जाकर बेड से चादर खींच कर उतारी और तेज़ तेज़ कदमों से चलता उस कमरे में आया। उस लड़की के गिर्द चादर अच्छे से लपेट कर अपनी टीम को एम्बुलेंस भेजने का मैसेज किया। अपने साथ मौजूद एक साथी को लड़की की हिफाजत के लिए रूम
के दरवाजे के बाहर छोड़कर बाकी टीम के साथ कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। वो लोग जैसे ही इस रूम में दाखिल हुए तो वाइल्ड वॉल्फ ने बिना वक्त ज़ाय किए सीक्रेट दरवाज़ा खोला, क्योंकि वो मैप को बहुत अच्छे तरीके से देख चुका था। अगर वो अगर दरवाज़ा उस तरफ था तो मतलब यही दीवार होगी। दरवाजे के खुलते ही वाइल्ड वॉल्फ और उसकी टीम अंधाधुंध फायरिंग करती आगे बढ़ रही थी। रूप जिसकी आंखें ईमान शाह को देखने के लिए तड़प रही थी, ईमान शाह को दुश्मनों को जहन्नम रसीद करते बिना रुके आगे बढ़ते देख होठों पर जख्मी सी मुस्कुराहट रेंग गई। तभी एक गोली ईमान शाह के बाजू को चीरती हुई गुजरी, जिस पर ईमान शाह ने सख्ती से अपने जबड़े भींचे और साबित कदमी से आगे बढ़ता रहा। एसएचओ के अलावा सबको जहन्नम वासिल करके ईमान शाह की टीम जल्दी से उन बच्चियों को आज़ाद करने में मसरूफ़ हो गई। कहाँ हो रू तुम? डैम इट, जान लेनी है क्या मेरी? तुम एक बार सामने आओ, अपनी सारी तड़प किसी लिहाज किए बगैर तुम में ना उतार दी। मेरा नाम भी ईमान शाह नहीं। कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या उरूब? तंग मत करो, मैं पागल हो जाऊंगा यार। कान में लगी ब्लूटूथ पर उरूब से बात करने की कोशिश करते ईमान शाह ने तड़प कर कहा। अपने बाजू से बहते खून की परवाह किए बगैर वो एक कोने में खड़ा उरूब की आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा था। उरूब के जवाब न देने पर सख्ती से जबड़े भींचकर अपने इश्तियाल पर काबू पाया। दिल को उसके इस कदर बेचैन और तड़पने पर लानत मलामत करके आगे बढ़कर उन बच्चियों को रस्सियों से आज़ाद करना शुरू किया। उठकर कदम के टेबल की दूसरी जानिब बढ़ाए तो अगला मंजर देख ईमान शाह के कदम बुरी तरह लड़खड़ाए। वो लोग आते ही पहले दरवाजे के करीब पड़ी बच्चियों की जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। इस तरफ तो कोई अभी तक आया ही नहीं था। उरूब को खून में लथपथ देख ईमान शाह को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तो घुटनों के बल ज़मीन पर गिरा। अपने सामने अपनी ज़िंदगी को यूं खून में लथपथ देख ईमान शाह का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। साकित आंखें उरूब के इर्द गिर्द फैले खून से होती उरूब के चेहरे पर जा रुकी, जहाँ जख्मों के निशान थे। उनसे रास्ता खून देख ईमान शाह को लगा जख्मी उरूब शाह थी, मगर दर्द ईमान शाह को अपने सीने में उठता महसूस हो रहा था। खून उरूब शाह का बह रहा था, जबकि ईमान शाह की जान ईमान शाह को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। दुनिया की हर चीज़ इस वक्त ईमान शाह के लिए साकित हो चुकी थी। न सांस महसूस हो रही थी और न इर्द गिर्द की होश थी। बस ऐसा महसूस हो रहा था कि दुनिया ख़त्म हो चुकी है और ये जो नज़र आ रहा है ये क़यामत का मंजर है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पाँव तले से एक ही झटके में ज़मीन खींचकर ईमान शाह को मुंह के बल गिरा दिया हो और अब वो ज़मीन में ही धंसता जा रहा था, जहाँ इर्द गिर्द सिर्फ वहशतें थीं। खामोशी में गूंजते मौत के सन्नाटे थे। ड्रैगो और उसकी टीम छत पर खड़ी इन दुश्मनों का मुकाबला कर रही थी। मसला ये था कि वो अब बैक साइड से आए थे और दरख्तों के पीछे छुपकर वार कर रहे थे। ड्रैगो की टीम एक तरफ से सब क्लियर करती तो वो दूसरी जानिब से निकल आते, मगर अब सबको जहन्नुम वासिल करके ड्रैगो ने अपनी टीम को क्लियर का इशारा किया। कदम नीचे की जानिब बढ़ाए, जहां अब बाहर आर्मी की गाड़ियां आ चुकी थीं। बच्चियों को मुतसिम चौधरी के ऑर्फेंज में बने सीक्रेट हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। वो दुनिया की नज़र में तो एक आम सा ऑर्फनेज था, मगर वहाँ उसकी बेसमेंट में सीक्रेट हॉस्पिटल था, जहाँ किसी मिशन में ज़ख्मी होने के बाद ड्रैगो या उसकी टीम के इलाज किए जाते थे, या अपने किसी मुजरिम को ज़ख्मी हालत में वहाँ ले जाया जाता था। जबकि सीक्रेट हॉस्पिटल के अलावा ब्लैक रूम और मुतसिम चौधरी का पर्सनल रूम भी वहीं था। तेज़ तेज़ कदम लेते मुतसिम चौधरी जैसे ही नीचे आया, नज़र गैर इरादी तौर पर कर्नल की जानिब उठी, जो कि बैक साइड और फ्रंट के दरमियान मौजूद राहदारी में खड़े थे। बैक साइड के दरवाजे की ओट में किसी को महसूस करके मुतसिम तेज़ कदम लेता कर्नल की जानिब आया। अभी दूसरी जानिब मौजूद शख्स कर्नल का निशाना लेता तो मुतसिम ने झटके से कर्नल को पीछे धक्का दिया, तो उस शख्स की चलाई गोली मुतसिम चौधरी के सीने से सेकंड में आर पार हुई, मगर गिरने से पहले मुतसिम ने उस पर गोली चलाई। मगर दूसरी जानिब से एक साथ 2 फायर किए गए थे, जिसमें से एक मुतसिम चौधरी के दाएं जानिब कनपट्टी को छूती हुई गुजरी और दूसरी मुतसिम को बचाते मेजर के बाजू में लगी। चौधरी
ईमान शाह की दर्द भरी दहाड़ वहां गूंजी तो सब एक लम्हे के लिए उस भपरे शेर को देख घबरा गए, क्योंकि कर्नल साहब ने उरू को हॉस्पिटल भेजकर ईमान शाह को ज़बरदस्ती यहाँ रोक लिया था। एक जानिब अपनी जान से अजीज़ बीवी थी तो दूसरी जानिब जान छिड़कने वाला दोस्त था, और जो चीज़ इस वक्त सब पर भारी पड़ गई थी वो थी ड्यूटी। फ़र्ज़ के आगे मजबूर होते ईमान शाह को दुनिया में खुद से ज़्यादा बेबस इंसान कोई नहीं लग रहा था। वो जितना मर्जी चिल्लाया झटपटाया मगर उसकी एक न चली। उरू को मुतसिम चौधरी को कहाँ लेकर जाया गया था उसे इस बारे में कोई खबर ना दी गई। मुतसिम चौधरी को ईमान शाह ने अपने कंधों पर उठाकर एम्बुलेंस में डाला, मगर इसके बाद वो कहाँ गया उसे कुछ खबर नहीं थी। दीवानों की तरह वो सैफ हाउस और जहाँ जहाँ मुतसिम चौधरी हो सकता था देख आया था, मगर ना उरूब की खबर मिली थी ना मुतसिम चौधरी की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ना ही मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। मुझे मेरी बीवी चाहिए, मेरा दोस्त कहाँ है? मैं इस मिशन को कंप्लीट कर चुका हूँ। आपके रोकने पर मैंने दूसरा सवाल नहीं किया, पहले फ़र्ज़ को निभाया था, और आप लोगों ने मेरी बीवी को गायब कर दिया। अगर आप लोगों ने इस बार ना बताया तो मैं कसम खा रहा हूँ मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा, फिर उस आग की लपेट में चाहे जो मर्जी आ जाए। टेबल पर दोनों हाथ मारते चिल्लाकर कहा। तो मीटिंग रूम में बैठे ब्रिगेडियर और कर्नल ने उसे ताज्जुब भरी नज़रों से देखा। बिहेविंग मैन, हम जानते हैं कि आप अपनी बीवी और दोस्त के लिए फ़िक्रमंद है, मगर याद रखें वो हमारे ही ऑफिसर्स हैं और हमें आपसे ज़्यादा उनकी फ़िक्र है। और इस मिशन को पूरा करके आपने हम पर एहसान नहीं किया। इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ का खाते हैं, आपका फ़र्ज़ था। आपकी बीवी और दोस्त तो सिर्फ ज़ख्मी हैं। इस फील्ड में आने वालों ने अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को और अपनों को मरते देखा है। ये जो आपके दाएं जानिब कर्नल साहब बैठे हैं ना, उनके वालिद सरहद की हिफाजत करते शहीद हुए थे, जिस पर उनकी वालिदा ने दिल छोटा नहीं किया, बल्कि उन्हें भी इस फ़ौज का हिस्सा बनाया। उनकी आंखों के सामने उनका इकलौता भाई सीने पर दुश्मन की 8 गोलियां खाकर शहीद हो गया, मगर सलाम उस माँ को जिसने इस बात पर उफ भी ना की। उन्हीं कर्नल साहब का इकलौता बेटा इसी फील्ड में आया और शहादत का रुतबा हासिल करके वालिद का नाम बुलंद कर गया। तब ये ऑन ड्यूटी थे, मगर इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनकर दिल पर पत्थर रखकर 2 लफ्ज़ हौसले के कहकर फ़ोन रख दिया और ख़ुद मर मिटने के लिए मिशन सर अंजाम देते रहे। आपकी तो बीवी है ईमान शाह, यहाँ 5-5 माह की छुट्टी के बाद अपनी शादी पर जाने की तैयारियां हो रही होती हैं। घर में शादियाने बज रहे होते हैं और फिर उस घर में डोली की जगह शहीद का जनाजा जाता है, मगर तब भी वो माँ शिकवा नहीं करती, बल्कि फ़ख्र से अपने बेटे को रुखसत करती है। हम फ़ौजी हैं ईमान शाह, हम अपने मुल्क और उसके सब्ज़ हलाली परचम को बुलंद रखने के लिए कुर्बानियाँ देनी होती है। हमें परचम में चमकते सितारे की रोशनी को बरकरार रखना है। हम अगर इन छोटी मोटी बातों पर चीखने चिल्लाने और तड़पने लगे तो आम आवाम में हौसला कहाँ से आएगा? आप ड्रैगो की टीम के बंदे थे, मगर अब हम आपको एक प्रॉपर आइडेंटिटी देना चाहते हैं। आज से आप मेजर ईमान शाह हैं। आपको कल पीएमए जाना है। इसके बाद एक छोटा सा मिशन आपके लिए तैयार है। वापसी पर आपको बीवी और दोस्त दोनों मिल जाएंगे। ब्रिगेडियर के सख्त लहजे पर ईमान शाह बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे तूफान के बाद समंदर में ठहराव आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही ब्रिगेडियर साहब का फ़ोन रिंग हुआ तो उन्होंने यस करके कान से लगाया, जबकि ईमान शाह की छठी हिस्स ने इशारा किया कि ये फ़ोन मुतस्सिम और उरूब के बारे में ही होगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। फ़ोन के बंद होने पर ब्रिगेडियर ईमान शाह की जानिब मुतवज्जा हुए। योर वाइफ इज़ आउट ऑफ डेंजर, शी लॉस्ट हर चाइल्ड एंड ड्रैगो इज़ इन डेंजर, इसीलिए उसे यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। ब्रिगेडियर का एक एक लफ्ज़ ईमान शाह को पिघले हुए शीशे की तरह अपने कानों में रसता हुआ महसूस हुआ। मेरा बेटा होगा तो उसका नाम कबीर ईमान शाह रखूँगी, जिसकी आंखों का कलर मेरी आंखों जैसा होगा और आई लैशेज़ और आँखें भी मोटी मोटी तुम्हारे जैसी होगी। ईमान के सीने पर थोड़ी टिकाए ईमान शाह के चेहरे पर अपनी मखरूती उंगलियों को फेरते उरूब ने कहा। तो ईमान शाह ने मुस्कुराकर उरूब की कमर के गिरफ्त सख्त करके उसे खुद में भींच लिया। वो दोनों इस वक्त ईमान शाह के ऑफिस में मौजूद थे। वो अपने केस में हुई अपडेट मुतस्सिम चौधरी से डिस्कस करने आए थे, जिसके बाद मुतस्सिम तो चला गया, मगर ईमान शाह उरूब को ज़बरदस्ती अपने ऑफिस में लाकर अपने हिसार में कैद किए हुए था।
मेरी बेटी होगी, बहुत प्यारी और क्यूट सी। मैं उसे बिल्कुल एक शहजादी बनाकर रखूंगा। उसे कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगा। उरूब की नाक को नरमी से छूकर शिद्दत से कहा तो उरूब ने मुंह बसोरकर ईमान शाह को देखा। मजाल है कभी जो तुम मेरी बात मान जाओ, कभी मेरी हाँ में हाँ मिला दो। देखने वालों को लगता है जैसे बहुत ही कोई बीवी का हुक्म बजा लाने वाला बंदा हो, बीवी की हर बात पर सर झुकाने वाला हो, जबकि यहाँ तो हकीकत ही कुछ और है। नवाब साहब का बस चले तो सास भी अपनी मर्जी से लेने दे। उरूब ने मुंह बसुर कर कहा तो ईमान शाह का मध्यम कह कहा ऑफिस की फिजा में गूंजा। करवट बदलकर उरूब की दोनों कलाइयों को अपनी गिरफ्त में लेकर अपने होठ उरूब की गर्दन पर रखे। ना शुक्री लड़की, हर बात तो तुम्हारी मानता हूँ, कभी तुम्हारी बात से इनकार किया? उरूब के होठों पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ा तो उरूब ने हैरत से ईमान शाह को देखा। कब मानी मेरी बात? कब इनकार नहीं किया? उरूब ने बेयकीनी लिए पूछा तो ईमान शाह ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। जब भी तुमने मुझे मुझे खुद के करीब बुलाया मैं आया हूँ ना। जब भी तुमने मुझे बहकाया मैंने कंप्लेंट करने की बजाय एक ऑफिसर मुझ जैसे मासूम शहरी को बहका रही है, मैं बहक कर तुम्हारी वजूद में खो गया। तुम्हारी अटकती सांसों में अपनी सांसें शामिल करके तुम्हें बचाया कितनी बार। उरूब के होठों पर बेबाक जसारतें करते बेबाक लहजे में सरगोशी की तो उरूब का दिल किया ईमान शाह का सर फाड़ दे। इससे पहले उरूब कुछ करती ईमान शाह उरूब पर झुकता उसे खुद में कैद करता चला गया। बदतमीज़ लोफर, 2 नंबर इंसान मेरा बेटा होगा और वो भी बिल्कुल तुम जैसे शख्स पर तो बिल्कुल नहीं जाएगा। उरूब ने अपनी शर्ट ठीक करते हुए दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहा तो सोफे पर अपने दोनों हाथ सर तले बांध कर शर्टलेस लेटे ईमान शाह ने बेबाक नज़रों से उरूब के तपे तपे चेहरे को देखा। मेरी मासूम बिल्ली, तुम यूं ही मेरे पास रहो तो फिर सिर्फ एक क्या दिल खोल कर बच्चे पैदा करेंगे। उरूब की कमर को अपनी गिरफ्त में लेते उरूब को खुद पर झुकाते हुए कहा तो उरूब ने दांत कचकचाकर ईमान शाह को देखा। एक क्या 100 भी हुए तो मुझे कबूल है, मगर उनमें से कोई भी तुम जैसा ठरकी ना हो। उरूब अपनी बात मुकम्मल करके उठती इससे पहले ही ईमान शाह ने उरूब का हाथ थाम कर उसे सोफे पर लिटाया और खुद उस पर झुकाया। 100 डन मेरी जान, चलो इसी खुशी में फिर से प्यार करते हैं। उरूब की सांसों में अपनी सांसें उलझाकर खुशी से चिल्लाकर कहा तो उस अचानक होने वाली अवदाद पर उरूब फिर भी फड़फड़ा भी ना सकी, जबकि ईमान शाह उरूब को खुद में कैद किए सब कुछ फरामोश कर चुका था। ऑफिस की मानी खैज खामोशी में उरूब की दहाइयाँ उरूज पर थी, जबकि ईमान शाह के कह कहे और मानी खैज सरगोशियाँ गूंजती उरूब को चिप लग जाती। आपको नहीं लगता हमें एक बार वाइल्ड वॉल्फ को एजेंट ग्रे से मिल लेना देना चाहिए? कर्नल की आवाज़ पर ब्रिगेडियर ने दरवाजे से नज़रें हटाकर उन्हें देखा। वो वाइल्ड वॉल्फ है कर्नल साहब, ड्रैगो की परवरिश में बनने वाला। हम उसे फ़र्ज़ याद दिलाकर चुप तो करवा सकते हैं, मगर अगर वो अपने दोस्त या बीवी को इस हालत में देख लेता तो वो हश्र बर्पा कर देता। वो एक जुनूनी इंसान है। एजेंट ग्रे और ड्रैगो का इस वक्त मंजर से गायब होना ही सबसे बेहतर है। तब तक ईमान शाह पीएमए में रहेगा तो उनमें हौसला पैदा होगा। अपने इर्द गिर्द दूसरों को देखेगा तो दूसरों की तकलीफ़ और दुख का अंदाज़ा भी होगा। वैसे भी ड्रैगो की अमानत है हमारे पास, उसकी हिफाजत के लिए यही बेहतर लगा मुझे। सब कुछ मामूल पर जैसे ही आएगा ईमान शाह को उसी वक्त वापस बुला लिया जाएगा। ब्रिगेडियर की तफसीली जवाब पर कर्नल ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। ये मंजर अकीदत शाह की अदालत का था, जहां सामने मौजूद एक टेबल पर कुछ माइक्स को सेट किया गया था। टेबल की दूसरी जानिब 3 कुर्सियों पर डीपीओ साहब, आरसीओ साहब और पीपीओ साहब सर झुकाए बैठे थे, जबकि टेबल की उस जानिब दाएं तरफ हाथों और पाँव में हथकड़ियाँ लगाए सर झुकाए कुर्सी पर एसएचओ अली काज़मी बैठा हुआ था और सामने अकीदत की टीम कैमरे सेट किए हुए खड़ी थी। तो बताएं मिस्टर अली काज़मी, क्या आपने उस बच्ची का केस सॉल्व नहीं किया था? क्या आपने केस सॉल्व करके ये मेंशन नहीं किया था कि बच्ची का कत्ल हो चुका है, शी इज़ डेड, और फिर उसके जुर्म में उसके रिश्तेदार को हिरासत में नहीं लिया गया था? अकीदत शाह की सख्त आवाज़ गूंजी तो सब अफसरान की नज़रें अली काज़मी पर गई। ये सब झूठ है, मैंने उस केस को कैसे अकेले सॉल्व नहीं किया और कहीं भी उस बच्ची की डेथ मेंशन नहीं की गई। ये सब अपने शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए कर रही है। मैं बेकसूर हूँ, अली काज़मी चिल्लाते हुए बोला तो अकीदत शाह ने नागवार नज़रों से उसे देखा। अपनी जगह से उठकर मजबूत कदम लेती उसके सामने आकर रुकी।
ये सब अगर मैं अपनी रेटिंग के लिए कर रही होती ना बेटा, तो तुम्हें मार कर जूते के हार पहनाकर सबके सामने लाती। घटिया जलील इंसान। अब अगर एक लफ्ज़ मुँह से सच ना निकला तो ज़बान गुद्दी से खींच लूँगी। अकीदत शाह के सर्द लहजे पर अली काज़मी ने अपने खुश्क पड़ते हलक को तर किया। देखिए मैडम, एक तो बिना किसी सबूत के आप हमारे बंदे को इस कदर तशद्दुद का निशाना बना चुकी हैं, उसे मुजरिम ठहरा रही हैं। उसके साथ आप हमारा कीमती वक्त भी बर्बाद कर रही हैं और फिर बिना इजाज़त आप शो भी रिकॉर्ड कर रही हैं। हम आपके औरत होने का लिहाज कर रहे हैं, वरना हम आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। पीपीओ के कहने पर अकीदत ने तंजिया नज़रों से उसे देखा। ओह जस्ट शट अप, लिहाज माय फूड। आप लोगों के होते इस कदर जुल्म और बर्बरियत हो रही है और आप लोग आंखें बंद किए हुए हैं। कुछ माह पहले एक बच्ची अगवा होती है, उसके वर्षा थाने आकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और बाद अज़ा आपका यही काबिल एसएचओ अली काज़मी उसके ही रिश्तेदार को बच्ची के अगवा, ज्यादती और कत्ल के केस में अंदर कर देता है। उस शख्स पर इस कदर तशद्दुद और बर्बरियत ढाई जाती है कि वो शख्स उस झूठे इल्ज़ाम को अपने सर पर ले लेता है और अदालत उसे दफ़ा 302 की सज़ा सुनाती है। एक बंदे को 302 की सज़ा सुना दी गई है, लेकिन आप लोगों के लिए ये कोई बात ही नहीं। और वही बच्ची चंद माह बाद किसी ग्रोह से बाजियाब होकर जिंदा सलामत घर आ जाती है, तो ये एसएचओ साहब कहते हैं कि उन्होंने तो कोई केस सॉल्व ही नहीं किया था। अगर उन्हें इसी केस पर मेडल दिया जाता तो तब ये केस उन्होंने अकेली जान ने सॉल्व किया होता। और रही बात सबूतों की, तो ये ले सबूत और झुटला कर दिखाए ज़रा मुझे। मेरा दिमाग ख़राब नहीं कि इस जैसे शख्स का हर जुर्म साबित होने के बाद यूँ जिंदा सलामत रहने दूँ। ये केस आर्मी वालों का था। उन्होंने आपके इस काबिल ऑफिसर के फार्म हाउस पर छापा मार के बहुत से दरिंदों को जहन्नम वासिल भी किया और बच्चियों को बाजियाब भी करवाया। अब दे इन्हें जवाब। अकीदत शाह ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहते फाइल पटकने के अंदाज में उन अफसरान के आगे रखी तो उनके चेहरों के रंग पल में जर्द हुए। मेरा सवाल आपसे है डीपीओ साहब, आप तो हेड ऑफ पुलिस एरिया है। क्या आपको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आपके थाने में किस तरह के लोग काम कर रहे हैं या किस तरह काम कर रहे हैं? इतनी ही अंधेर नगरी है कि आप सब अंधे हो गए हैं कि ये सब देख भी ना सकें। पीपीओ साहब इस सूबे के पुलिस ऑफिसर हैं ना? क्या एक बार भी जहमत करके इन थानों में जेलों का रुख नहीं किया कि वहाँ के क्या हालात हैं, कैसा सलूक रवा दवा है? या बस आप लोग अंधाधुन अपनी तिजोरियाँ और पेट भरने में मसरूफ़ थे? गरीब अवाम जाए भाड़ में, उनके साथ हुआ जुल्म कौन सा है? उनका तो सबसे बड़ा गुनाह ही यही है कि वो गरीब है। पैसा नहीं है तो आवाज़ कैसे उठाएंगे, आप लोगों के मुकाबिल कैसे आएंगे? तो देखिए नाजरीन, हमारे अफसरान के पास कोई जवाब नहीं है। रेनाला खुर्द से चीचावतनी के एरिया में ये पहली बच्ची नहीं थी। इसके अलावा भी लातादाद बच्चियों के ड्रॉप सीन, अगवा, कत्ल और ज़्यादती के केस हैं, जिनमें से सिर्फ 10-12 रिपोर्ट हुए हैं। बाकियों की तो कोई खबर ही नहीं। आप लोगों को बताती चलूँ कि रिनाला खुर्द और साहिवाल के दरमियान जो पट्टी है, उसमें वही गुंडेनुमा लोग हैं जो अपनी पावर और पैसे का इस्तेमाल करके गैर कानूनी तरीके से कानून की आंखों में धूल झोंक कर अपनी मर्जी के अफसरान को तैनात करते हैं। ये एसएचओ अली काज़मी उन्हीं की पैदावार है। हैरानकुन बात यह है कि ना बाहर से आकर कोई यहाँ तैनात होता है और ना ही ये कहीं और जाकर तैनात होते हैं। बच्चियों के अगवा होने पर इन्हीं के वर्षा और लवाहिकीन को धर लिया जाता है। ये दरिंदा नुमा अली काज़मी जिस जगह पहले तैनात था, वहाँ एक अबीहा नामी बच्ची अगवा हुई थी। बाद अज़ा उसके ही दादा को बच्ची के अगवा और ज़्यादती और कत्ल के केस में धर लिया जाता है और अधेड़ उम्र शख्स को इस कदर जुल्म का निशाना बनाया जाता है कि वो इस हद तक मजबूर हो जाता है कि मीडिया और अफसरान के सामने अपनी ही पोती के अगवा, ज़्यादती और कत्ल के इल्ज़ाम को अपने सर पर ले लेता है। ये सब कहलवाने वाला कौन होता है? यही अली काज़मी होता है, जिसके जुल्म को बर्दाश्त न कर पाते इस कदर घिनौना इल्ज़ाम अपने सर लेकर वो इसका एतराफ़ कर लेते हैं और बाद अज़ा इन्हीं अली काज़मी को उनकी बहादुरी पर मीडिया के सामने मेडल से नवाजा जाता है। मेरा सवाल ना पीपीओ से है ना डीपीओ साहब से, मेरा सवाल हमारे पीएम साहब से है, जो इस मुल्क को रियासत मदीना बनाने का कहते हैं। क्या वो अंधे हैं जो उन्हें अपनी रियासत में जो कुछ हो रहा है नज़र नहीं आ रहा? मेरा सवाल इस पीएम से है जो इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश में तकारीर करके गोरों का मुंह बंद करवाता है। क्या वो सिर्फ इंटरनेशनल मसाइल को देखना ही अपना फ़र्ज़ समझते हैं?
अपनी नेशनल बजाय भाड़ में। अपनी तकारीर में हमारे पीएम साहब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह जैसे हुक्मरान की मिसालें देते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह का कहना था कि अगर उनके दौर हुकूमत में अगर कुत्ता भी दरिया के किनारे पर मर गया तो उसका हिसाब उन्हें देना होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा जिनसे बेहतर हुक्मरान ना आया है ना आ सकेगा, उनकी मिसालें हमारे पीएम साहब देते हैं। तो क्या नहीं जानते कि वही हुक्मरान क़यामत के दिन के हिसाब से किस कदर डरता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा एक बेहतरीन हुक्मरान होने के बावजूद हिसाब के दिन से डरते थे। क्या हमारे पीएम साहब को कोई डर खौफ नहीं, ये सिर्फ तकारीर कर सकते हैं। हम मीडिया वाले चाहे रेटिंग के लिए ही करते हैं, मगर जराइम को और मुजरिम को दिखाते तो हैं। क्या ये न्यूज़ नहीं देखते? ये नहीं देखते किस तरह एलीट क्लास के लोगों के घरों में काम करने वालियों को हिरेस किया जाता है। मासूम बच्चों और बच्चियों को आए दिन ज्यादती का निशाना नहीं बनाया जाता। क्या रियासत मदीना ऐसी होती है जिसका दावा हमारे पीएम साहब करते हैं। इस शो का मकसद आप लोगों में डर पैदा करना नहीं था, ना ही आप लोगों को अपने मुल्क के इंसाफ से बदगुमान करना था, बल्कि आगाह करना था कि ना उम्मीद ना हो। अगर शैतान ने कहा था कि वो क़यामत तक रब के बंदों को भटकाएगा, तो हमारे रब ने भी कसम खाई थी कि वो अपने बंदों को माफ़ी मांगने पर माफ़ करेगा, उनकी रहनुमाई करेगा। और यकीन माने अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अल्लाह पर, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, हक़ और सच की राह में चलते हैं। अगर यहाँ अली काज़मी जैसे दरिंदे मौजूद हैं तो मुतस्सिम चौधरी जैसे सोल्जर भी मौजूद हैं, जिन्होंने बगैर किसी गर्ज के पाक आर्मी को उनके खिलाफ सबूत दिए, अपनी जान की परवाह किए बगैर। अगर जुल्म है तो जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले, इसे मिटाने वाले भी हैं। मैं हैरान हूँ कि जिस मर्द को रब ने हम औरतों से एक दर्जा बुलंद रखा, उसे मुहाफिज करार दिया, औरत को उनके ताबे किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मुहाफिज की बजाय हवस परस्त बनकर अपनी ही इज्जतों के लुटेरे बन गए हैं। मर्द को मर्दानगी और ताकत का पीकर समझा जाता है, मगर ये मर्द पर मुनहसर करता है कि वो अपनी मर्दानगी को किस तरह साबित करता है। एक हवस परस्त इज़्ज़तों को तार तार करने वाला बनकर या एक मुहाफिज बनकर उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत करके। ये गुमराही दीन से दूरी पर है या दिल में इंसानियत के ख़त्म हो जाने पर। ये सवाल तो शायद सवाल ही रहेगा, मगर मेरी हुकूमत और अदालत से दरख्वास्त है कि इस दरिंदे को सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।